नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पीएफआई बैन हो चुकी है। इसके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हिरासत में लिए जा चुके हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन बैन के साथ जो सियासी बवाल शुरू हुआ, उसने सवाल खड़ा किया कि क्या देश विरोधी ताकतों पर कार्रवाई करना गलत है या फिर जो देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं वो देश के लिए घातक है। सरकार ने बाकायदा सबूत दिए, नोटिफिकेशन जारी किया और बताया कि क्यों पीएफआई को बैन किया जा रहा है। फिर भी सवाल क्यों? तमिलनाडु के वी रामलिंगम, केरल के नंदू, कर्नाटक के आर रुद्रेश, प्रवीण पुजारी, तमिलनाडु के शशि कुमार, प्रवीण नेतारू हत्याकांड में पीएफआई का हाथ रहा है। राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड आपको पता होगा, उसमें भी पीएफआई का कनेक्शन था। इसके अलावा पीएफआई के सदस्य सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जाकर आतंकी समूहों में भी शामिल हुए। इसके भी अलावा पीएफआई हवाला और डोनेशन के जरिए भारत में कट्टरपंथ फैलाने के लिए धन इकट्ठा कर रहा था। आईएसआई के साथ इसके संबंध मिले सिमी के सदस्यों की संलिप्तता पीएफआई के अंदर नजर आई। उसके बावजूद भी पीएफआई पर बैन को लेकर सवाल क्यों और बाकी संगठनों के साथ इसका कंपैरिजन क्यों? सवाल यह कि पीएफआई को लेकर कौन सगा और कौन अभी भी दगा दे रहा है। आज बात इसी मुद्दे। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। इनका समूल नाश करना बहुत आवश्यक है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बैन होना चाहिए। किया उन्होंने, मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते। चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। पीएफआई राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, हिंसा का संगठन है। अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? जो बैन लगा है 5 वर्ष के लिए लगा है, ये हमेशा के लिए लग जाएगा। ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक। यूएपीए के तहत गिरफ्तारी हुई और बहुत संगीन इल्जाम लगाए गए। हम तमाम हिंदुस्तानी बशुमुल मुसलमान, इंक्लूडिंग मुसलमान, कोई ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान की सलामियत को कोई खतरा महसूस हो। देश के हित में जो उचित है वही किया गया है। सो ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है। और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। क्या वाकई में पीएफआई पर जिस तरीके से बैन लगाया गया उसको लेकर सवाल खड़ा करना सही है? क्योंकि अनगिनत हत्याओं के अंदर जिसकी संलिप्तता मिली हो, जो बाकायदा गला काटने की ट्रेनिंग देते हो, इस तरीके के आरोप उनके ऊपर खुलेआम लगे, क्या उस संगठन पर बैन गलत है? आज बात इसी मुद्दे पर कि जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, अगर उनको रोका जा रहा है, उन पर लगाम कसी जा रही है, तो फिर सभी देशवासी एक साथ क्यों नहीं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी, नायब काजी जी असगर अली जी और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष जी। असगर अली जी, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ। सर, बैन का समर्थन कर रहे हैं या कह रहे हैं कि बैन गलत है? सर, इस बैन को प्रिकॉशन की तरह हम देखते हैं कि बीमारी से पहले उसका इलाज कर दिया गया है। देखने में ये आया कि ये संगठन वैसे तो राष्ट्रवादी गतिविधियां करता था, अक्सर जनगण मन भी इनके कार्यक्रमों में होते थे। अच्छा तो ये होता कि कोई पीएफआई का सदस्य यहाँ बैठा होता और वो डिफाइन कर रहा होता, क्योंकि हम लोग तो दूर से देखते हैं चीज़ों को और हमसे कहीं ज़्यादा एनआईए या सीबीआई और जो भी संगठन है वो काम करते हैं। शुरुआती दौर में पहले ईडी के छापे मारे गए, इस वक्त तो ईडी के छापे पूरे देश में ऐसे पड़ रहे हैं, पता नहीं कब किसके ऊपर पड़ जाए। इन पर भी पड़े, फिर उसके बाद
NIA उसके अंदर शामिल हुई, फिर उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर इनको UAPA में धकेल दिया गया और इसको संगठन को बैन कर दिया गया जी। तो और बहुत ही जल्दी हम लोग भी यहाँ पर बैठ गए चर्चा करने। अच्छा ये होता नहीं सर, मैं कि जल्दी इसको नहीं बैठा हूं, एक वीक पहले भी चर्चा कर रहा था इस मुद्दे पर। बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूं सर, फर्स्ट इंडिया इकलौता शायद वो चैनल होगा जिसने PFI के राजस्थान में जो अध्यक्ष है उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोटा में जिन्होंने प्रदर्शन किया उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। खैर लेकिन आपका कदम सराहनीय है। किसी ने आने की हामी नहीं भरी। मैं ये कह रहा हूं अगर वाकई में सोशल संगठन था और अगर वाकई में सोशली एक्टिविटीज में शामिल थे तो खुलकर आते ना, भाई देखिए, रखते अपना पक्ष। आप बिल्कुल, आपकी बात सराहनीय है। किसी के क्या हिडन एजेंडे हैं ये तो अपन किसी का दिल तो चेक कर सकते नहीं। कुरान तो हुक्म देता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ए ईमान वालो तुम हक की गवाही देने वाले बनकर खड़े हो जाओ, चाहे ये गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों नहीं जा रही हो। तो अगर भारतीय संविधान को, भारत को, इससे बढ़कर इस्लाम को भी अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है, तो वो तो इस्लाम के लिए भी हानिकारक है। इस्लाम तो इसकी शिक्षा नहीं देता है जी। और जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे कहते हैं कि इस तरीके से कार्रवाई करना गलत है, लोकतंत्र की हत्या है। हाँ, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनको ऐसे बयान देना जरूरी होते हैं ताकि उनके वोट छिटक नहीं जाए। तो उनके खिलाफ कोई फतवा जारी क्यों नहीं करता? नहीं, आप समझ नहीं रहे। वो अभी तो फैसला आने हैं, क्या पता कितने लोग छूट जाएं, कितने। शुरुआत के अंदर आपातकालीन में आपने देखा RSS पर भी बैन लगा था, जमात इस्लामी भी बैन लगा था, आज दोनों आज़ाद संस्थाएं। तो ये हम कह नहीं सकते, उनकी राजनीतिक उनकी वो है उपेक्षा, इसके लिए वो बात कहेंगे नहीं। लेकिन दो में से एक ही सही होगा ना सर, या तो जैनुल आबिदीन जी सही होंगे जो कह रहे हैं कि देखिए कार्रवाई करके अच्छा किया, या असदुद्दीन ओवैसी सही होंगे। दोनों थोड़ी ना सही हो सकते। एक चीज बताऊं, दोनों सही हो सकते हैं, ऐसे सही हो सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसे केस, बेशुमार ऐसे केसेस देखने को मिले कि गिरफ्तारियां खूब हुई नौजवानों की, और टाडा में भी गए, UAPA में भी गए और दूसरे उसमें भी गए, लेकिन फिर वो कुछ वर्षों बाद छूट भी गए। तो इसलिए ये बातें करनी पड़ती हैं। हम दोषी जब तक नहीं मान सकते जब तक कि साबित नहीं हो जाए जी। और अगर ये जैसा कि आपने बताया कि सरकार इसके सबूत सामने ला रही है तो बहुत अच्छी बात है, सामने लाएगी तो सब देखेंगे उसको, क्योंकि उनके लिए भी द्वार न्यायालय के खुले हुए हैं। प्रतीक सिंह जी, पूरी कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है? क्योंकि आपके कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई करना गलत था जिस तरीके से कार्रवाई की गई। नहीं, ऐसा किसी भी नेता ने नहीं कहा। कांग्रेस का पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कल जयराम रमेश जी ने भी आज सुबह एक नोट जारी किया था, उसमें लिखा हुआ है कि धर्म से ऊपर देश है, कोई भी धर्म हो। तो जो केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई की है, कांग्रेस सरकार उसका समर्थन करती है, और कोई भी इस तरीके की अगर देश विरोधी गतिविधि करता है तो हम केंद्र सरकार के साथ हैं। उसको बैन कीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए कठोर से कठोर, और जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त होगा उसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाए। और वो किसी भी तरीके, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संस्थान के व्यक्ति हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें राज्य सरकार की प्रशंसा करनी होगी कि उदयपुर के अंदर जैसे ही कन्हैयालाल जी के साथ केस हुआ, तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया, और उनके लिंक भी सामने आए और फोटो भी सामने आए, किस किस के साथ उनके फोटो थे, किस किस के साथ उनके संबंध थे, कहां कहां वो लोग गए। सब राजस्थान सरकार ने पूरा सपोर्ट किया, केंद्र सरकार का अभी भी वो सपोर्ट कर रही है जी। प्रतीक जी, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि PFI और RSS एक जैसे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना कि कोई ये भड़काने वाला बयान नहीं है। मैंने अभी आपको बोला कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार का समर्थन करती है, जो कार्रवाई की है PFI को बैन। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के हैं या नहीं है? मैं बोल लूँ ना, पहले मैं बोल लूँ, फिर आप मेरे से सवाल करना। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि RSS को बैन किया गया था, साध्वी प्रज्ञा के ऊपर अभी चल रहा है केस, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर भी आप कार्रवाई करिए ना, कोई तेजी से कीजिए। और केंद्र सरकार से RSS को कब बैन किया गया था? 1948 के अंदर RSS को बैन किया गया था। अच्छा, नहीं किया गया था क्या, बता दें आप? नहीं, आप बताइए। और सरदार पटेल ने ही बैन किया था, जिसकी मूर्ति बना रहे हैं उन्होंने ही बैन किया था ना, सरदार पटेल ने। और सरदार पटेल ने ये बोला था कि इनकी जो घृणा कारक जो कार्यवाही थी और इन्होंने तिरंगे को पैरों से रौंदा था, इसी वजह से राष्ट्र विरोधी गतिविधि और इनकी जो गतिविधियां थी उसके कारण गांधी की हत्या हुई। इसी कारण से 48 में RSS को बैन किया था। अच्छा, ये भी बताइए कि RSS को, सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए पूरी। पहले परेड के लिए किसने बुलाया था? विजेंद्र, मैं पूरी अपनी बात कंप्लीट कर दूं, फिर आप बोलना, मैं आपकी बात का भी जवाब दे दूंगा। साध्वी जो प्रज्ञा ठाकुर है, साध्वी बोलना तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा, उनके ऊपर आतंकवाद का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी संगठन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति अगर किसी के ऊपर इस तरीके का आतंकवाद एक बहुत बड़ी घटना नहीं तो ठीक है ना, उसके ऊपर केस चल रहा है तो केंद्र सरकार उससे चले जाएगी। नहीं फिर कहिए ना, जब इतने सबूत दे रहे हैं कहिए हाँ पीएफआई और आरएसएस एक जैसे, कहिए। नहीं मैंने तो अभी बोला नहीं, मैंने आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो कहिए ना फिर। तो आप मान रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा आरएसएस थी? आप मान रहे हैं क्या? वो तो नहीं मानती है, वो तो नहीं मानती है, वो तो नहीं मानती। मैं तो उस जोर को भी जानता हूं कि जब बाकायदा राजपथ पर पंडित नेहरू ने आरएसएस को बुलाया था आइए परेड करने के लिए। ये दोनों तथ्य सत्य हैं। ये भी सत्य है कि 1948 के अंदर पटेल ने बैन किया था, और ये भी सत्य है कि जो आपने बोल रहे हैं कि राजपथ पे बुलाया था, तो दोनों सत्यों को झुटलाया तो नहीं जा सकता। आप ये बोल करके ये तो झुटला, अगर पंडित नेहरू ने बुलाया था राजपथ पे परेड के लिए तो आप ये बोल के तो झुटला नहीं सकते ना कि 48 में उसको बैन किया था। क्या क्योंकि आरएसएस, मैं जितना बड़ा हुआ या जो मेरी उम्र है उस उम्र में मैंने सिर्फ आरएसएस को राष्ट्रीय गतिविधियों में संलिप्त पाया। कहीं बाढ़ आ गई तो वहां दिखाई दिए, कहीं सूखा पड़ गया वहां दिखाई दिए, कहीं भूकंप आ गया वहां दिखाई दिए, और अलग अलग तरीके से दिखाई दिए। हालांकि मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने वही नजरिया देखा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं पीएफआई पर जो कार्रवाई की गई है इस वक्त, क्या यह कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके उस प्रश्न पे आता हूँ आरएसएस की गतिविधियों के बारे में। जब हम सांस भी नहीं ले रहे होंगे, मेरा खुद का जन्म 93 का है, आरएसएस का संगठन का जन्म हुआ था 1926 में, और जब 1926 में संघ में हुआ, जैसे इनने बताया कि उसको बैन किया गया, तो इनने ये नहीं बताया कि बैन कितने दिन में अपलिफ्ट कर दिया गया था। 16 महीनों में बैन को अपलिफ्ट कर दिया गया था, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार बैन लगा था और तीनों बार अपलिफ्ट हुआ। एक बार इमरजेंसी के दौरान लगा था और उसके बाद 6 महीने में अपलिफ्ट कर दिया गया था। हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक और संघ स्वयंसेवक बनाता है और राष्ट्र को ध्येय को लेके जाने के लिए, कि परम वैभव पे ले जाने के लिए काम करता रहा है। आप पीएफआई के बारे में देखेंगे, जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सोशियो इकोनॉमिक लिबरेशन ऑफ इंडिया नहीं होके लिबरेशन ऑफ मुस्लिम लिखा हुआ है, और जिसके बाद ये लिखा हुआ है उस मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि हम ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जो इस देश को राष्ट्रीयता की ओर नहीं लेके जाएगी, अपितु मुस्लिम समाज को, मुस्लिम धर्म को वहां पे लेके जाएंगी। और आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो एक भी गतिविधि ऐसी नहीं आएगी जो इनको राष्ट्र को परम वैभव या राष्ट्रीय गतिविधि के लिए ली गई हो। अपितु आप इनके बारे में जब भी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पॉलिटिकल मर्डर्स। केरला गवर्नमेंट 2014 की रिपोर्ट, केरला गवर्नमेंट 2012 की रिपोर्ट पॉलिटिकल मर्डर्स की बात करता है। जोसेफ जी के जो आपने प्रोफेसर का केस बताया वो इनकी बात करता है, और इनकी खुद की प्रेसिडेंट जो नेशनल वुमेन फ्रंट की है, एस जैनब थी, उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है। तो ऐसी एक भी गतिविधि बता दे जो इन्हें राष्ट्रीय हित के अंदर करी हुई हो, नहीं है। इसलिए संघ को और पीएफआई को एक साथ तुलना करना बहुत ही आपत्तिजनक है और शर्मनाक है। आई बात दूसरी, तो मैं बताता हूं जो ये गतिविधि हुई है, आप ये देखेंगे जून 1, 2022 की रिपोर्ट है ईडी की, जो ये कहते हैं कि इसके पीएफआई के अंदर अकाउंट के अंदर में 2 अकाउंट थे। रिहैबिलिटेशन इंडियन फाउंडेशन का एक अकाउंट था, पीएफआई का अलग अकाउंट था। 30 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक के इनके फंड आते थे उसके अंदर में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में इनके ऊपर चैलेंज हुए थे। और आज यूपीए के ऊपर आना, क्योंकि अगर आप पहले कर लेते इसके ऊपर गतिविधि तो ये बोलते कि बिना जांच के आपने कर ली, आज जांच के कर ली तो ये बोल रहे एविडेंस इतने नहीं है। और यहाँ पे ये बैठ के ये बोल देते हैं कि ऐसे कौन से आए कि भाई कितने छूटे कितने गए। तो आप ये बता दें कि 15 स्टेट्स के अंदर में इसमें छापे मारे, 100 से ज्यादा इनके अंदर पड़े और कईयों को डिटेन किया गया है, जिनके पूरी रिपोर्ट्स है कि कितने अकाउंट्स में ये थे, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये थे, 53 पॉलिटिकल मर्डर्स के अंदर ये थे। 2006 से लेकर आज तक उम्र कैद की सजा हुई है। केरल में 26 को तो उम्र कैद की सजा हुई है क्या? अच्छा, और एक और बात मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि पीएफआई का जन्म कहां से हुआ? पीएफआई का जन्म हुआ उन ऑर्गेनाइजेशन से जो कि बैन हुई थी। पीएफआई का जन्म किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की 3 अलग अलग मुस्लिम संगठन थे जिन्होंने मिलकर पीएफआई को बनाया है। योगेंद्र जोशी जी, क्या वाकई में मैं मानूं कि जिस तरीके से बैन किया गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया और पूरी संलिप्तता बताई गई है कि कैसे कैसे कहां संलिप्त थे, तो मैं मानकर चलूं कि जब ये केस कोर्ट में पहुंचेंगे उस दौरान इतने सबूत होंगे कि फिर बैक नहीं करना पड़ेगा। यह सोचकर तो कार्रवाई की गई होगी। विजेंद्र जी, बिल्कुल ये सोच के कार्रवाई की है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो बना हुआ है उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कहीं नाम नहीं है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कपड़े पहनने की स्वतंत्रता, नहीं पहनने की स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा यहाँ के नागरिकों को दे दी गई है कि इनको ये पता नहीं रहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज स्थिति यह है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ तरक्की कर रहा है। ये इस तरफ तरक्की कर रहा है कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने हैं, कौन सा धर्म का व्यक्ति है। अब आप बताइए, राजनीतिक परिदृश्य इतना ज़्यादा दूषित हो गया
कि राजनीतिक लोग हर चीज को हड़पने का प्रयास करते हैं, कानून सम्मत बात नहीं करते हैं, अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बात करते हैं। अब पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके अंदर आपने जैसा बताया है कि विदेशों से जो पैसा आया है उसका हिसाब, जो यहाँ के गरीब तबकों के लिए पैसा दिया गया है, किस कारण से दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्यों खर्च किए गए, कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई है। अब इन्होंने क्या किया, पहले एक छोटी सी संस्था थी, उस संस्था को बड़ी बनाई, फिर उसकी शाखाएं बना दी। मैं विजेंद्र जी आपको ये बता देना चाहता हूं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि एक धर्म के लोगों को अगर जेल में बंद कर दिया जाता है, उसके लिए दूसरे धर्म के लोग जिनको वहां से पैसा मिलता है, जो ये पैसा विदेश से आता है जी, उनके लिए वकील हायर करने के लिए पेमेंट दिया जाता है भारी संख्या में। आप मुझे बताइए ये पैसा कहां से आता है? और एक धर्म के लोग जो जेल में पड़े रहते हैं उनके लिए छोटा सा वकील भी नहीं जाता, सरकार के पास पैसा नहीं है उनको देने के लिए। तो क्या है कि जब किसी धर्म का, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, उस धर्म के लोग अपने धर्म की राजनीति करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज करेंगे तो इनके बारे के अंदर कोई अलग से कानून में प्रावधान नहीं है। और प्रावधान जो है उनकी इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूर्ति करने के बाद ही 5 साल के बैन की प्रक्रिया की है। अब बताइए इसमें दूसरे राजनीतिक पार्टियों को इन फालतू बातों में कहने की आवश्यकता क्या है? क्या ये पूरे कानून को जानते हैं? ये कानून को नहीं जानते, या तो कानून का अध्ययन कर लें और जो कार्रवाई की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से उसका अध्ययन कर ले। उसके अलावा जो भी राजनीतिक पार्टी इस मामले में जो बयान दे रही है, ये बयान वो सिर्फ अपने वोटों को पूजने के लिए बयान दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। योगेंद्र जोशी जी, क्या उन पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अगर कोई अपराध कर रहे हैं, कोई संस्था अपराध कर रही है और उसका कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई कैसे हो? आपने कानून तो बना रखा 1861 का, आपके पास संविधान बनाया हुआ इतना बड़ा कि जिसको पढ़ने में जोर आता है। अरे भाई, कानून में परिवर्तन होने चाहिए। वर्तमान परिदृश्य, वर्तमान अपराधों को देखते हुए कानून में परिवर्तन लाइए। बोलने की स्वतंत्रता पर उतनी लगाम जरूर लगाइए जिससे सांप्रदायिक वेदना पैदा न हो। इसी प्रकार से दूसरी कार्रवाइयां जो धार्मिक कार्रवाइयां हैं उनके ऊपर भी उतना ही लगाम लगाइए जिससे किसी दूसरे धर्म को, किसी तीसरे धर्म को आघात नहीं पहुंचे। लेकिन ये तभी संभव है जब पुराने कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी ये होगा। असगर अली जी, इससे सवाल का हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूं कि राजस्थान देश के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उस मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर एजुकेशन का लेवल क्या है, साक्षरता दर क्या है? सर देखिए, जहां पर पॉपुलेशन हिंदू की ज़्यादा है वहाँ पर अशिक्षा वहाँ पर भी है, और जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर भी अशिक्षा है, और जहाँ शिक्षित मुसलमान हैं वहाँ उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के जरिए से इसको रोका जाना चाहिए। दूसरी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन, फिर सिमी और अब पीएफआई, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, संगठन की बात हो गई ना, क्यों एक संगठन के साथ इस तरीके से हमारे युवा भाई जुड़ते चले जाते हैं? देखिए, एक चीज में एक शब्द इस्तेमाल होता है सर, ब्रेन वॉश। हाँ, अगर वो उनको गलत तरीके से ब्रेन वॉश कर सकते हैं तो हम अच्छे से उनका ब्रेन वॉश क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। ब्रेन वॉश का मतलब होता है नकारात्मक चीजों को ब्रेन से निकालना। आज की तारीख में नकारात्मक चीजों को ब्रेन में भरना ब्रेन वॉश हो गया है। फिर आप जैसे कर क्या रहे हैं सर? देखिए, एक चीज बताऊं, सिर्फ चंद लोगों के नाम ले देने से पूरी उम्मत बदनाम नहीं हो जाती है। ऐसे तो बहुत सारे चंद नाम मैं भी गिना सकता हूं। और यहाँ जो बात हो रही है आरएसएस की, तो आपको मालूम है कि 1935 के अंदर द्वीप राष्ट्र का जो था इन्होंने ही पेश किया था, और खुद ही मुस्लिम लीग के साथ बैठकर सरकार चला रहे थे। फिर क्यों राष्ट्रवाद को साबित करते करते 50 साल लग गए नागपुर में तिरंगा लगाने में। तो मैं ये सब चीज़ें, चूंकि आरएसएस का पीएफआई का तो कोई यहाँ पर वो है ही नहीं कि उसके साथ उसको जोड़ा जाए। अभी बात कीजिए आप पीएफआई पे, बात कर लेंगे हम आरएसएस पे भी बाद में। पीएफआई के लिए हम ये कह रहे हैं कि एक छोटी सी छोटी संस्था भी होती है तो अपनी यहाँ एक ऑडिट करने के लिए बिठा के रखती है। अगर ईडी ने ये सब चीजें रखी हैं तो वो सब उसका जवाब देंगे। और वाकई कोई काम गलत हुआ है, कोई भी पैसा उड़ के तो किसी के खाते में नहीं आ जाता। सारे गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उन्हीं को पूरा करने के बाद विदेशों से खासकर फंड आता है, ऐसे नहीं आ जाता आम खातों की तरह। और आम खातों पे भी पैनी नजर रखी जाती है और उनको देना जाता है। समर्थन करें, विरोध करें? नहीं, मैं समर्थन नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब चीजों को वक्त लगेगा। कन्हैयालाल की हत्या हुई, तो राजस्थान सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके दोनों जो कराटे के नाम पर तो वो जवाब देंगे उसका। सिखा रहे थे कि गले को कैसे काटना है। कनेक्शन किससे था सर? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं। केरल के अंदर
अनेकों राजनीतिक हत्या तो हुई। यही तो मैं कह रहा हूं कि 26 एक लोग हत्या के लिए पीएफआई से जुड़े 26 लोगों को उम्र कैद हुई। एक हत्या के लिए एक अपराधी जी। को 2 बार थोड़ी सजा दे सकते हैं। उनको सजा हो गई, वो केस कितने साल पुराना है, उसके बाद छोड़े गए, उसके बाद बीच में भी इन पे बैन लगा, फिर छोड़े 2016 गए। में सर पता है 2016 में केरल सरकार ने रिपोर्ट दी थी। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। ओमान चांडी थे बैन लगा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि पीएफआई पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में बिल्कुल। संलिप्त है। अजी सर, केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था, उसके बाद फिर क्यों अपलिफ्ट कर दिया गया, अभी फिर बैन लगाया। हम तो ये चाहेंगे कि अगर इनके अंदर ये चीज पाई जा रही है, कोई हिडन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो आजीवन कार्रवाई, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब गलत चीजों की तरफ हमारे मुस्लिम भाई जा सकते हैं, वो सीख सकते हैं सारी चीजें, तो जितने मुल्ला मौलवी और जो काजी हैं वो उनको सही रास्ते पर क्यों नहीं ला पाते? मैंने यही अर्ज किया कि चंद आप कुल 25-30 करोड़ में चंद संगठनों के नाम ले रहे हो, हर एक के पीछे एक आदमी नहीं होता है। एक मेजोरिटी पॉपुलेशन के अंदर भी इतने संगठन होंगे जिनके मैं यहाँ नाम ले सकता हूँ, जिन पे बाकायदा केस चल रहे हैं, जो बम कांड में शामिल हैं, नादेड़ हो, असगर अली जी, असगर अली जी, सर मैं आपको कह रहा हूँ, आप पीएफआई के 10 लोगों को मेरे स्टूडियो में लेकर आइए। मैं कह रहा हूं आपको सर, अगर वो वाकई में इतने सही हैं, तो मैं कह रहा हूं मैं डिबेट करूंगा, और वो जो चाहते हैं मैं पहुंचाऊंगा। मैं यही तो सर, कोई आ ही नहीं रहा सामने। हाँ, तो नहीं आ रहा तो वो जा रहे हैं जेल में। अगर वो किसी हिडन एजेंडे पे काम कर रहे हैं तो जा रहे हैं ना। हमसे कहीं ज्यादा एनआईए जानती है उनके बारे में। 14 से ज्यादा राज्यों के अंदर पीएफआई के संगठन है। दिल्ली के अंदर पीएफआई का संगठन है, राजस्थान में पीएफआई का संगठन है, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, कोई दस्तों आए सामने। हर राज्य की अलग रिपोर्ट, अलग अपराध बताए गए हैं रिपोर्ट के अंदर, एक जैसा अपराध नहीं है। कहीं कराटे का मसला है, कहीं गर्दन काटने का मसला है, कहीं फंड का मसला है, कहीं हत्या का मसला है, कहीं टेररिज्म में शामिल होने का मसला है। अगर पीएफआई राष्ट्र हित में काम कर रहा है किसी भी स्टेट के अंदर, मैं तो राजस्थान की बात कर लेता हूं, अगर वो राष्ट्र हित में काम कर रहा है, अगर इस तरीके की कार्रवाई गलत है, तो पीएफआई से कोई आकर बताए तो सही। हाँ बिल्कुल, अगर वो गलत मानते हैं तो बताएं, जाएंगे कोर्ट में। क्यों छुप रहे हैं सारे? कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट क्यों छुप रहे हैं सर? क्यों छुपेंगे? कोर्ट में जाएंगे, पुलिस डिटेन कर रही है पुलिस। आप बताइए ना सर, पुलिस डिटेन कर रही है। राजस्थान का अध्यक्ष होगा कोई, बात करें 33 जिले हैं, 33 अध्यक्ष होंगे से लेके, लाइए किसी को। भाई देखो, हम तो क्या कह रहे हो, हम आपसे, हम तो दूर से देखते हैं, हम तो आपको भी बहुत अच्छा मानते हैं, आप किस हिडन एजेंडे पे काम करते हो हमें क्या मालूम, आप भी इसी तरह हमारे बारे में सोच सकते हैं। तो हमसे कहीं ज्यादा एनआईए जानती है, एनआईए जानती है कि कितना उन्होंने अपराध किया। यही राष्ट्रवाद को साबित करते करते नागपुर में 50 साल लग गए, नागपुर में 50 साल लग गए झंडा लगाने में। ऐसा कौन सा राष्ट्रवाद था जो फर्स्ट जैसे नहीं माना? ऐसा कौन सा राष्ट्रवाद था जो फर्स्ट जैसे नहीं माना? क्यों 50 साल लग गए आपको तिरंगा लगाने में? उनको समर्थन करने बोल नहीं पा रहे, क्यों 50 साल लग गए आपको? 1933 की बात कर रहे हैं, आपका जन्म कब का ये बता दो पहले तो। अभी की बात बता रहा हूँ, अब जाके आपने तिरंगा, अरे तो कम से कम तिरंगे की बात है, कम से कम ये तो है कि राष्ट्र को, सिक्योरिटी को थ्रेट करने का संगठन है। जिस तरह से पीएफआई का बैठ के समर्थन कर रहे हैं 2006 से आज तक आप जागे हुए उसके लिए, और कोई हिडन एजेंडा नहीं है। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको जेलों के अंदर डाला जाना चाहिए। जीवन बैन, बिल्कुल लगेगा बैन जी। मैं यही तो कह रहा हूं सर, अपनी एजेंसियों पे भरोसा है ना, कानून पर भरोसा है, कानून सम्मति एजेंसियों ने कार्रवाई की गई होगी। हाँ, वो तो की गई होगी ना। मैंने शुरुआत में समर्थन यही कहा, समर्थन तो किसने कहा? आप कर रहे हैं समर्थन उनका बैठ के। आपको ऐसा लग रहा है? आप बोलो आपको ऐसा लगेगा भाई? बोलो ना, क्या बोलूं? आप बोलो 50 साल की लगी, 2000 जैसे राष्ट्र की गतिविधियों में लिप्त होके आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल पा रहे। अरे 50 साल की बात छोड़ो, आप अभी की बात करो। क्या दिक्कत ये है सर? दिक्कत ये है कि बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके बोलने से इनको भी दिक्कत है। क्या पता इन्हें भी फंडिंग आ रही होगी। प्लीज आप अपनी जगह पे रहें, यहाँ पर विजेंद्र जी बैठे हुए हैं, हमसे तुमसे कहीं ज्यादा हमारी एनआईए एजेंसियां काम करती हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है। असगर अली जी, वैसे तो आपने मुझे भी क्वेश्चन कर दिया जी, ये कहकर कि क्या पता आप किस एजेंडे के साथ बैठे हैं। देखिए, मैं तो मेरे लिए भी कह रहा हूं ना, हर इंसान के हम अंदर नहीं झांक सकते। आज क्या है, कल क्या? आपने जो कहा कि मुस्लिम क्यों यूथ उधर चला जाता है, उसके ऊपर मेरा ये कहना था कि इंसान जाहिरी देखता है, लोग उसी तरफ जाते हैं, उसके हिडन एजेंडे धीरे-धीरे खुलते हैं। उसे समझ में आता है, तो फिर पीछे हटता है। रिपोर्ट है कि पीएफआई ने मुस्लिम यूथ को लेके ब्रेन वॉश करके सिमी के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए और आईएसआईएस के इन्वॉल्व होने के लिए करा था।
तो मुस्लिम यूथ वॉश नहीं हो रहा, अरे ब्रेन वॉश भाई, नहीं हो रहा। यही तो मैं और कह रहा हम हूं, तो उस तो फिर क्यों ऑर्गेनाइजेशन से इतना आते हैं टाइम जहाँ लग गया राष्ट्र बैन मान के चलते हैं, जब हिंदू एक मुसलमान आम- की बात नहीं करते, एक आम आप लोग वहाँ के बैठ के नागरिक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। एक आम नागरिक को इतना पता है तो क्यों इतना टाइम लग गया? मैं तो कह रहा हूँ कि ये प्रिकॉशंस की तरह है। टाइम क्या लग गया? आप एविडेंस बीमारी से पहले की दवा मानते हैं, हर चीज की कार्रवाई होती है, हमारा हर तो चीज की शब्द ही कार्रवाई था होती है। पहला। और नहीं नहीं, अच्छी बात कर रहे हैं। एक मिनट अमितोष, क्या हम रुकिए। इस बात का इंतजार करें तो प्रिकॉशन, बड़ा सर हंगामा हो वैसे जाए भी जब हमें प्रिकॉशन लगा- इज बेटर देन डिजीज, बिल्कुल बिल्कुल ये मानते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो आप ये मान रहे हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, मैं तो कह कि रहा हूँ ये पीएफआई और बड़ा खतरा हो सकती थी, अच्छा हुआ टाइम से पहले बैन बात। किया। हम तो ये कह रहे हैं कि ये मान बीमारी रहे से हैं ना? पहले दवा की गई है, हम तो यही कह रहे हैं ना। हाँ तो अच्छा हुआ ना। और क्या करेंगे भाई? क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो न्यायालय डिसाइड करेगी। फिर घूम गए सर। न्यायालय डिसाइड करेगी। ये मेरा अच्छा हुआ कहने से अच्छा क्या हो जाएगा? अच्छा विजेंद्र जी, मेरा अच्छा हुआ कहने से क्या हो जाएगा? चलिए मैं कहता हूं अच्छा हुआ, अब इससे क्या हो गया? तो यही तो संकट है। सर हुआ ये, मैं बताता हूँ। इनसे खिलवाइए कि क्यों 50 साल लगे इनको झंडा लगाने में। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हुआ, इनसे खिलवाइए क्यों 50 साल लगे इनको झंडा लगाने में। जी, क्यों महात्मा गांधी की आदर नहीं करते? क्यों महात्मा गांधी ने आरएसएस को बुरा कहा? झंडे का कानून बना हुआ था, उस झंडे के कानून में कोई भी प्राइवेट संस्था झंडा नहीं लगा सकती थी, तिरंगा, उसके लिए नियम बने हुए थे। ये नहीं है कि कोई भी संस्था कोई भी अपने घर पे झंडा लगा सकता था क्या? आज भी जब 2 दिन का छूट मिली है तब आप अपने घर पे झंडा लगा सकते थे। अगर वो संस्था आरएसएस क्यों लगाएगी भाई? वो कोई सरकारी संस्था तो थी नहीं। वो जब कानून में प्रावधान थे, हासिल है तो कानून कि में वो झंडा प्रावधान नहीं लगाए लगाए गए। आदर के साथ। नहीं, आदर के साथ कानून में प्रावधान ही नहीं था, कैसे लगा सकते थे? अब कानून में हर प्रावधान भारतीय हुआ को है, ये अब प्रावधान लगाएंगे। है। कानून में जब तक शुरू से प्रावधान ही नहीं ये था- प्रावधान है। चलिए शुक्रिया, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो राष्ट्र विरोधी है तो उसको सलाखों में होना चाहिए, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। और पीएफआई के जितने कनेक्शन मिले हैं उन कनेक्शन के आधार पर इसको बैन किया गया है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। नमस्कार।